Hello everyone, welcome to Ace Accounts with Anikant, and this is a segment which I call Ace Entrepreneurship with Ease। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के 12th CBSE सिलेबस के चैप्टर 1 से, और इस चैप्टर 1 का नाम है एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी काफ़ी छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर को चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपको जरूर ये चीज पता होगी कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है। एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस है जो ये एंटरप्रेन्योर नाम का पर्सन कैरी आउट करता है, और इस प्रोसेस का एंड रिजल्ट या आउटकम होता है एक एंटरप्राइज का बन जाना। एंटरप्रेन्योर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंटरप्राइज का क्रिएशन नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। एंटरप्रेन्योर इस एंटरप्राइज के क्रिएशन के साथ साथ एंटरप्राइज को मैनेज करना भी चाहता है, एंटरप्राइज की ग्रोथ भी चाहता है। तो अभी शुरुआत में एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर कोई भी पर्सन है जो पर्सन क्या चाहता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस लगाकर एक एंटरप्राइज एज एन एंड रिजल्ट क्रिएट करना चाहता है। अब हम समझेंगे कि एक अपॉर्चुनिटी का बिजनेस अपॉर्चुनिटी से क्या डिफरेंशिएशन है। अपॉर्चुनिटी माने मौका, बट कब एक अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है, जैसा कि नीचे हाईलाइटेड है रेड इंक के अंदर, 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है गाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 3 का आता है, 4 का आता है और 6 का आता है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। एक अपॉर्चुनिटी मौका है, बट हर अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं होती। किसी भी अपॉर्चुनिटी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले होना पड़ेगा एक आइडिया जो कि इकोनॉमिक आइडिया हो। नॉट जस्ट एनी आइडिया बट अ इकोनॉमिक आइडिया। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इकोनॉमिक आइडिया? इकोनॉमिक आइडिया वो आइडिया है जिसमें पोटेंशियल हो कुछ अर्न करने का, मतलब मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके पैसे कमा सकूं। देखो, आइडिया तो ये भी हो सकता है कि कल मौसम अच्छा है पिकनिक चले, बट दैट वोंट बी अ इकोनॉमिक आइडिया। क्यों? क्योंकि उस आइडिया के अंदर कुछ भी पोटेंशियल नहीं होगा मनी अर्न करने का। तो वो आइडिया का इकोनॉमिक आइडिया होना जरूरी है, और साथ में उस इकोनॉमिक आइडिया के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए एक एंटरप्राइज क्रिएट करने की, एक फीजिबिलिटी होनी चाहिए, कारगरता होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि उस आइडिया से आप एक एंटरप्राइज क्रिएट कर सके। मीनिंग आपका कोई आइडिया है, पोटेंशियल टू अर्न भी है, बट वो पोटेंशियल टू अर्न इज हैम्पर्ड बाय अ लीगल रिस्ट्रिक्शन। सो इफ देर इज अ लीगल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन दैट इकोनॉमिक आइडिया, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि आप उस आइडिया के ऊपर एंटरप्राइज नहीं बना सकते। तो इकोनॉमिक आइडिया होना चाहिए, और उस इकोनॉमिक आइडिया के रिजल्ट में एक एंटरप्राइज बन जाए तो फिर वो अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। एंटरप्राइज बनाते समय कुछ चीजें हम देखते हैं, मेजरली आपको एक चीज देखनी है, वो क्या कि उस एंटरप्राइज का गुड मार्केट होना चाहिए, और रेट ऑफ रिटर्न जो है उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके आप जो एंटरप्राइज बनाएंगे, वो एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक मनी। So the return on your investment should be attractive to you. Now there comes a question which asks that what are the element of a business opportunity? कुल मिला के कोई business opportunity, कोई opportunity business opportunity क्या बनेगी, तो उसके कुछ चेक पॉइंट्स हैं। ये सारे चेक पॉइंट्स होंगे तो फिर उस अपॉर्चुनिटी को हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। तो वो क्या है गाइस? पहला है कि उसका मार्केट स्कोप होना चाहिए, मतलब मार्केट के अंदर उस आइडिया को अगर आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो कुछ लोग होने चाहिए, कुछ एक रेडी मार्केट होना चाहिए जहां पे इस प्रोडक्ट की, इस आइडिया की एक्सेप्टेबिलिटी हो, कस्टमर बेस होना चाहिए, या पोटेंशियल होना चाहिए कि आप कस्टमर बेस क्रिएट कर सको। आप ऐसे मार्केट के अंदर कोई आइडिया लेकर ना जाएं जहां पर आपके पोटेंशियल कस्टमर होने का चांस कम है या उसका मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी चीज है कि आरओआई होना चाहिए। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, और सिर्फ रिटर्न मिलना काफी नहीं है, क्योंकि सिर्फ रिटर्न तो आपको बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाएंगे अगर पैसे को, कुछ काम नहीं करेंगे, घर पे सोते रहेंगे, तो भी आप कुछ रिटर्न अर्न कर सकते हैं।
तो आप एटलीस्ट अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, रिस्क उठा रहे हैं कुछ काम करने का, तो फिर वो जो रिटर्न आ रहा है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए और साथ में अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। मतलब ऐसा कि मुझे मंजूर हो कि हाँ भाई मेरे पैसे पे अगर मुझे इतना रिटर्न मिलेगा तो भी चलेगा। ये एक्सेप्टेबिलिटी डिफर करती है इन केस एंड सिनेरियो ऑफ द एंटरप्रेन्योर। किसी एंटरप्रेन्योर की अगर इन्वेस्टेड कैपिटल पर जो उसे कॉस्ट बेयर करनी है, मतलब वो जिन भी सोर्सेज से कैपिटल लेकर आया है वो सभी सोर्सेज उसको फ्री में पैसा नहीं दे रहे हैं, वो सभी सोर्सेज एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर से। तो एंटरप्रेन्योर जहां ये पैसा लगा रखा है, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ये पैसा लगा रहा है, वहां से जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कवर करते हुए थोड़ा ऊपर जाना चाहिए ताकि एंटरप्रेन्योर के लिए वेल्थ क्रिएशन हो और वो अट्रैक्टिव हो। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, तभी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को करना प्रैक्टिकेबल भी होना चाहिए, मतलब उसको करना पॉसिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपका आइडिया अच्छा है बट उस आइडिया का एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं किया जा सकता। देयर आर मे बी लीगल डिफिकल्टीज और जोग्राफिकल डिफिकल्टीज और एनी डिफिकल्टीज which makes it impractical. If the scenario would have been different, कंडीशंस अलग होती, हालात अलग होते, तो वो अपॉर्चुनिटी एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। बट क्योंकि हालात आपके साथ नहीं है तो फिर उसको करना प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो फिर वो एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। 100 बात की एक बात गाइस, आपके पास अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो आपके पास कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके घर के जस्ट नीचे इंडियन आइडल के ऑडिशंस हो रहे हो, बट अगर आपके अंदर सिंगिंग कॉम्पिटेंस नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके किसी काम की नहीं है, भले ही आपके लिए कितना भी प्रैक्टिकल या इजीली या अप्रोचेबल क्यों ना हो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आपके अंदर वो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे कुछ कर सके। तो कॉम्पिटेंस होना चाहिए आपके पास, वो स्किल सेट होना चाहिए कि आप उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सके और उसका फुलेस्ट पोटेंशियल में रिटर्न अर्न कर सके। अदरवाइज वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए किसी काम की नहीं है। लास्ट है पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। आप सिर्फ आज के लिए रिटर्न अर्न करना नहीं चाहते, एक शॉर्ट टर्म एंडेवर के अंदर एंटर नहीं करना चाहते। उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अगर आप उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी हों, आज भी बिजनेस अर्न करे और फ्यूचर में और ग्रो करे, एक्स्ट्रा अर्निंग दे, ताकि इसके अंदर आज लगाए हुए एक्सेसिव एफर्ट्स फ्यूचर में अच्छा रिटर्न रीप करके दें। हम सिर्फ आज की नहीं फ्यूचर की भी सोच कर बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने देखी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज एन इकोनॉमिक आइडिया plus an ability to be converted that idea into an enterprise. What is an economic idea? Economic idea is an idea which has a potential to earn. And what makes an idea to be created into an enterprise? It should have a good market and rate of return should be attractive and acceptable. What are elements of a good business opportunity? There should be a market scope. The return on investment should be acceptable and attractive. There should be practicability for the execution of that particular business opportunity. There should be competence in the entrepreneur to execute that business opportunity. And there it is very good that there exists a practicable potential for future growth for that enterprise. Now, the next topic guys is enterprise process diagram. बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको कहा जाता है सी दीज आर जस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मेड बाय मी अबाउट द मार्किंग एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड. दिस आर सब्जेक्ट टू चेंज. आई कैन ओनली प्रेडिक्ट माय judgment and assessment could be slightly better than anyone else because I make a detailed assessment, but this is not foolproof. There could be errors to it, so it is just recommendatory. I try my best to make the assessment and assumptions and presumptions based on the previous examination and based on my experience, but आप पढ़ाई करते टाइम इनको एज अ सपोर्ट एंड असिस्टेंस लीजिएगा, बट इनके बेसिस पे प्रिपरेशन मत कीजिएगा.
हर चीज थरली कवर कीजिएगा, बिकॉज सिलेबस ऑलरेडी बड़ा छोटा है। अब उसके अंदर आप एक्सेप्शन पे जाएंगे तो आप बहुत ही नैरो सिलेबस को और नैरो करने जाएंगे, तो उसमें आप ही का नुकसान है और कंसेप्चुअल स्टडी में भी आपके तकलीफ आती है। बट अगर इसकी प्रिपरेशन करें तो रेकमेंडरी है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है गाइस, जिसके अंदर पूछा जाएगा कि आप एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम बनाएं। अगर 11th आपने ढंग से पढ़ी है और अगर ढंग से कवर हुई है और आपने बुक को खोल के देखा है और एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा भी समझा है, तो एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम तो आपके 11th के सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही कवर हुआ होगा। एंटरप्राइज बनने का क्या तरीका होता है, किस प्रोसेस से गुजरता है एक आइडिया या एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग, या क्या प्रोसेस होता है कि उसके मन में एक आइडिया आए और फिर वो फाइनली एक एंटरप्राइज बन जाए। तो सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी है। आप एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते रहेंगे तो एनवायरनमेंट में आप ढूंढेंगे कुछ प्रॉब्लम्स और नीड्स जो एग्जिस्ट करती होंगी। उन प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन बना दीजिए और अगर कोई नीड है तो उस नीड का फुलफिलमेंट कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई, आपके जहन में कोई सोल्यूशन आता है या फुलफिलमेंट करने का तरीका आता है, तो वो आपके लिए बन सकती है एक अपॉर्चुनिटी। आप उसमें अपॉर्चुनिटी स्पॉट करिए। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छा नहीं हो सकता, हर नीड का फुलफिलमेंट आपके करने लायक अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। तो अगर आपको लग रहा है कि भैया ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करिए। अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करने के बाद आप आपकी क्रिएटिविटी को यूज करिए और आइडियाज बनाइए। उस आइडिया को आप इनोवेट करिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडिया एंड इनोवेशन। आइडियाज आर एब्स्ट्रैक्ट बट इनोवेशन हैव फिजिकल सब्सटेंस एंड इनोवेशन इज अ प्रोडक्ट। इसकी फिजिकल एग्जीक्यूशन है, इसको मार्केट में दुकान पे बेचा जा सकता है। आइडिया सिर्फ सोच है, इनोवेशन फिजिकल एग्जिस्टेंस लिया हुआ एक प्रोडक्ट है। बड़ा ही बेसिक डिफरेंस है गाइस, जिसको क्लियर कर लेना चाहिए। दीज आर नॉट वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग। आइडिया अलग होता है, इन्वेंशन अलग होता है, इनोवेशन अलग होता है, क्रिएटिविटी अलग होती है। क्रिएटिविटी वो क्षमता है, वो एबिलिटी है कि आप नई चीजें सोच सकें। आप में अगर कुछ नई सोचने की कैपेबिलिटी है तो फिर आप इनोवेशन कर पाएंगे। किसी प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा फीचर या किसी सर्विस के अंदर कुछ एडिशनल एलिमेंट जोड़ पाएंगे, वैल्यू एडिशन कर पाएंगे जिसका कस्टमर पैसा देने को तैयार है। वैल्यू एडिशन जरूरी नहीं है कि एक इन्वेंशन ही हो। एक जीन्स को रिप करना, डिस्ट्रेस करना, शेड्स डालना भी इनोवेशन हो सकता है। अगर कस्टमर उसके एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार है, उसके लिए एक डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है फ्रॉम अ नॉर्मल जीन्स, तो वो इनोवेशन की टर्म्स में आ जाएगा, भले ही वो इन्वेंशन की टर्म्स में आता हो या नहीं आता हो। अगर सीधे शब्दों में बात कहूं तो फटी हुई जीन्स भी इनोवेशन है। क्यों? क्योंकि कस्टमर उसके एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार है। वो 2000 की जीन्स 6000 की हो गई बिकॉज ऑफ दैट डिजाइन। तो ये जो वैल्यू एडिशन हुआ ये इनोवेशन के खाते में ही जाएगा। फिर उस इनोवेशन का एक प्रोडक्ट बनेगा और उस प्रोडक्ट को आप एंटरप्राइज बना के बेचेंगे गाइस। तो ये हो गया एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम। क्या करना है एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम को? बहुत ईजी है लर्न करना। एनवायरमेंट की स्कैनिंग करनी है। एनवायरमेंट की स्कैनिंग करके क्या ढूंढनी है? प्रॉब्लम्स ढूंढनी है और नीड्स ढूंढनी है। प्रॉब्लम का एक इनोवेटिव सोल्यूशन ले आइए, नीड्स का फुलफिलमेंट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगी? अपॉर्चुनिटी स्पॉट हो सकती है। उस अपॉर्चुनिटी पे क्रिएटिविटी लगा के आइडियाज जनरेट करिए। उस आइडिया से एक प्रोडक्ट बनाइए, इनोवेशन बनाइए और उस प्रोडक्ट को एंटरप्राइज बनाकर बेचिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है गाइस, एंड दिस इज इन एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम। नाउ ये एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम के बेसिस पर अब ये पूरा चैप्टर चलेगा। मतलब हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग कैसे की जाती है, क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है, इनोवेटिव प्रोसेस क्या होता है, आइडियाज कैसे जनरेट किए जाते हैं, एक आइडिया का असेसमेंट कैसे होता है, अपॉर्चुनिटी का असेसमेंट क्या होता है। कुल मिला के ये एंटरप्राइज प्रोसेस के अंदर आने वाले हर एलिमेंट को कैसे किया जाता है और इनके इर्द गिर्द क्या क्या एस्पेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स घूमते हैं, उन सबको कवर करेंगे और इस चैप्टर में इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। तो एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर हम क्या समझ रहे हैं? इस एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम को डिटेल में समझ रहे हैं गाइस। अब आते हैं हम सबसे पहले एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कैसे किया जाए, सेंस कैसे किया जाए। तो हम समझेंगे सेंसिंग एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी क्या होता है। तो सेंसिंग एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी के अंदर सबसे पहले ये बात कर रहे हैं परसीविंग एंड सेंसिंग एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। परसीविंग मतलब भापना, आकलन करना। सेंसिंग मतलब महसूस करना। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है तो आप कैसे उसको परसीव करेंगे या सेंस करेंगे, इसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन
टर्म टू टर्म एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड दी गई है। गाइज अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो आपको कुछ इस तरह का डेटा मिलेगा हाई प्रोबेबिलिटी से, नॉट नेसेसरली एग्जैक्टली बट हाई प्रोबेबिलिटी से कुछ इस तरह का डेटा मिलेगा उस केस स्टडी वाले क्वेश्चन के अंदर या उस क्वेश्चन के अंदर कहीं। तो आप इस डेटा को पढ़कर ये समझ जाइएगा कि वो आपसे सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा है। जिन बच्चों की लैंग्वेज पे अच्छी कमांड नहीं है उन बच्चों के लिए कई बार टॉपिक आते हुए भी डिफिकल्टी होती है कि सर मैं क्वेश्चन में समझ नहीं पा रहा था कि ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से था या उस पर्टिकुलर टॉपिक से था। इसका सोल्यूशन गाइज ये नहीं है कि आप डेटा को क्रैम करें, आप लैंग्वेज पे थोड़ा काम करिए, वर्ड्स का मीनिंग ढूंढिए, वहां एफर्ट्स लगाइए, इंग्लिश को सुधारिए, तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना आसान होगा। क्वेश्चन पेपर के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज के अंदर आपको इंटेंशनली उलझाया जाता है और आप एनसीईआरटी या जो रेफरेंस बुक को छोड़कर प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देंगे तो आपको काफी हेल्प होगी एग्जाम के क्वेश्चन आंसर करने के लिए। रेफरेंस बुक को जरूर देखिए बट एनसीईआरटी को इग्नोर करते हुए नहीं, एनसीईआरटी को भी जरूर पढ़िएगा। एंटरप्रेन्योरशिप की एनसीईआरटी को मेरे पर्सनल रिव्यू में काफी अच्छी बुक है और उसके अलावा किसी रेफरेंस बुक का आपको लेने की जरूरत भी नहीं है और मेरी पर्सनल ओपिनियन में कोई रेफरेंस बुक एक्चुअली इतनी अच्छी भी नहीं है। तो सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी के अंदर परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटी क्या होता है गाइज, आपके पास जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जानकारी, उसको सिंथेसाइज करिए, उसको हिस्सों में बांटिए, उसकी डिटेलिंग करिए, उसके चित्रे उधेड़िए, उसकी सारी उसको जानने की कोशिश करिए कि उस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या डेटा, उसको सिंथेसाइज कर दीजिए, सेगमेंट में बांट दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, फिर एनालाइज करिए इमर्जिंग पैटर्न्स को। आपके एनवायरनमेंट में कुछ पैटर्न्स हो रहे होंगे जो एक आम आदमी के पास, जिसके पास एंटरप्रेन्योरियल आय नहीं है, एक एंटरप्रेन्योर की नजर नहीं है, उसके अटेंशन से जो एस्केप कर जाते हैं, किसी आम आदमी की नजर में जो चीजें नहीं आती, उन पैटर्न्स को आप एनालाइज करिए तो आप महसूस कर सकते हैं कि शायद कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती हो। तो what is perceiving and sensing opportunity? Perceiving and sensing opportunity is basically synthesizing the available information, analyzing the emerging patterns in the environment that escape the attention of other people but not the attention of an entrepreneur inside you. So you should have the capability of judging and assessing that information into that whether that information can be an opportunity or not. Now what are the factors involved in sensing opportunity? You must have the ability to perceive and preserve basic idea. आइडिया मिलते ही इनोवेशन नहीं बन जाता है गाइज, उस आइडिया को इनोवेशन बनने के लिए काफी वक्त और एक प्रोसेस लगता है। क्या प्रोसेस है तो सर उसके पीछे देखिएगा, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए परसीव करने की बेसिक आइडिया को। क्या आप परसीव कर सके कि भैया ये चीज मेरा बेसिक आइडिया है, ये जो चीज मैंने समझी या भापी या इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते हुए मुझे ये जो चीज पता पड़ी है या ये जो पैटर्न पता पड़ा है जो दूसरों के अटेंशन से एस्केप कर गया, यहाँ छुपा है ये बेसिक आइडिया। ये बेसिक आइडिया एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये इनोवेशन नहीं होगा। अब आपको उस बेसिक आइडिया को प्रिजर्व करके रखना है, अपनी सोच, अपनी समझ, अपने दिमाग से जाने नहीं देना है उसको। नाउ व्हाट कैन बी दी सोर्सेज ऑफ बेसिक आइडिया। अब मैं थोड़ी टेक्निकल बात करूंगा, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूंगा, किस तरीके से आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं उसकी बात करूंगा, कंसेप्ट से हटूंगा और स्ट्रिक्टली एग्जाम पे आ जाऊंगा। गाइज इसी चैप्टर के अंदर आगे एक टॉपिक आता है आइडिया फील्ड्स। मैं आइडिया फील्ड्स और बेसिक आइडिया में बच्चों को होने वाले कंफ्यूजन को अभी यहाँ एड्रेस कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये पढ़ाते टाइम कहीं टीचर कवर ना करे बट मेरी आप सुन लीजिएगा। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया क्या होता है, ये बताएगा कि आपका आइडिया आपको कहाँ से मिला। आइडिया फील्ड्स के अंदर बताया जाएगा कि आपका आइडिया किस सेगमेंट से बिलोंग करता है। समझिएगा इन दोनों बातों में क्या फर्क है। मान लीजिए कि सोसाइटी के अंदर एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी कि लोगों की स्किन खराब हो जाती है। आपने उसका एक सोल्यूशन निकाला कि क्यों ना एक नीम का फेस वॉश या फेस पैक बनाया जाए। आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन, फेस का खराब होना वाज अ प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन नीम फेस पैक, ये आपका बेसिक आइडिया था। ये नीम बिलोंग करता है नेचुरल सोर्सेस से, तो नेचुरल सोर्सेस उस आइडिया की आइडिया फील्ड है। किस ठिकाने से आइडिया आया? नेचुरल सोर्सेस से। बट आइडिया का सोर्स क्या था? एक प्रॉब्लम की लोगों
के चेहरे खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डर्ट एंड पोल्यूशन। और मैंने एक आइडिया फील्ड उठाई नेचुरल सोर्सेज, वहां से एक इंग्रेडिएंट निकाला नीम, जिसका फेस पैक इसका एक अच्छा सोल्यूशन है। तो आप समझ रहे होंगे कि आइडिया फील्ड और बेसिक आइडिया में क्या फर्क है। अब बिल्कुल जेनेरिक बात कर देता हूं, वो ये कि आइडिया फील्ड का अगर क्वेश्चन बनेगा तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा 1 नंबर का, नहीं तो 6 नंबर का। सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया का स्टैंड अलोन क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का या 4 नंबर का। तो क्वेश्चन के मार्क्स से भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन 6 नंबर का है या फिर इनडायरेक्ट है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो आइडिया फील्ड से पूछा गया है, और अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो बेसिक आइडिया से पूछा गया है। दिस इज जस्ट टू दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ क्रैमिंग असिस्टेंट गाइज। ये उन बच्चों के लिए जिनकी लैंग्वेज पे अच्छी स्किल नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड ना होने की वजह से इस सब्जेक्ट में नंबर गंवाएं, और मैं ये नहीं चाहता कि आप एग्जामिनर के क्रिएटेड ट्रैप्स में फंस जाएं और आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर दें। तो एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया की बात वापस करता हूँ। उसके अंदर हमें याद रखना है क्या, सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया क्या हो सकता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है इन्वायरमेंट में गाइस, तो उसका सोल्यूशन आपके लिए बेसिक आइडिया हो जाएगा। इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, डायनेमिक मतलब बदलता रहता है, तो चेंजेस आते रहेंगे एनवायरनमेंट में। वो चेंज सोशल चेंज हो सकता है, लीगल चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकता है, सोशल लाइफस्टाइल में चेंजेस आता है गाइस, लीगल चेंज आता है। रीसेंट एग्जांपल हो सकता है जीएसटी का इंट्रोडक्शन। तो अगर आप जीएसटी पे बेसिस पे कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं बिलिंग का, या जीएसटी की अकाउंटिंग करने का कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या जीएसटी सिखाने का कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वो आपका बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो आपने देखा एनवायरमेंट के अंदर लीगल चेंज आ रहा है, अरे क्यों ना एक जीएसटी का सॉफ्टवेयर बना दिया जाए, ये आपका बेसिक आइडिया हो गया। फिर आप उस सॉफ्टवेयर को किस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऐप बनाते हैं, वो आपका इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा। तो बेसिक आइडिया क्या है कि क्यों ना जीएसटी पे एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, वहां पे आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और वो आपका बेसिक आइडिया हो जाएगा। इन्वायरमेंट के अंदर इन्वेंशन होते हैं, हर इन्वेंटर के पास कैपेबिलिटी नहीं होती गाइज उस इन्वेंशन को एक्चुअली एग्जीक्यूट करके प्रोडक्ट बनाने की। इन्वेंटर ने इन्वेंशन कर दिया, नाउ अ बिजनेसमैन इज नीडेड and a skill set is needed to convert that invention into an innovation and a feasible product and a marketable product, a design product with marketing functions to be performed। तो आप वो सर्विस उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, या उसके इन्वेंशन के पेटेंट को रॉयल्टी पर रेंट ले सकते हैं, लीज आउट कर सकते हैं, या परचेज कर सकते हैं, और वो आपके लिए एक बेसिक आइडिया हो सकता है। या फिर कंपटीशन की मदद से आप कंपटीशन के क्रिएटेड प्रोडक्ट या कंपटीशन के मार्केट के अंदर जो फंक्शंस चल रहे हैं उसको देखकर अपना बेसिक आइडिया जनरेट कर सकते हैं। या फिर कोई इनोवेशन है, आप किसी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर देते हैं या सर्विस के अंदर वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो वो भी आपका सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया हो सकता है। जैसा कि आप रेड इंक में लिखा हुआ देख रहे होंगे कि इसके ऊपर स्टैंड अलोन क्वेश्चन बनता है, जो सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया होता है 2 नंबर से 4 नंबर का स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ टॉपिक विच इज फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। 3 फैक्टर्स होते हैं गाइस। उसका पहला फैक्टर है एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया। उसके अंदर सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया, मैं बात कर रहा हूँ सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया पे, खुद अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब वापस आता हूँ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी या सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। तो उसके अंदर पहला था कि बेसिक आइडिया, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप परसीव कर सके बेसिक आइडिया को और उसको प्रिजर्व करके रख सके, उसे सहेज के रख सकें जब तक आप उस आइडिया के एक्चुअल एग्जीक्यूशन में नहीं आ रहे हैं। सेकंड है एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं इंफॉर्मेशन के, बहुत सोर्सेज है गाइस। सोर्सेज में मैगजीन्स हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, सेमिनार्स हो सकते हैं, ट्रेड शोज हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं। ये सारे सोर्सेज है जहां से आपको जानकारी मिलती है। आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि इन सभी सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हटा सके, काम की इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज कर सके और उसको कलेक्ट कर सके, हार्नेस कर सके, इकट्ठा कर सके, एकत्रित कर कलेक्ट कर सके, और फिर उस इंफॉर्मेशन को ढंग से समझ सके, एनालाइज करना है उस इंफॉर्मेशन को बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट तक। किसी गिवन इंफॉर्मेशन का किसी के पास होना, फिर उससे समझ कर उसको डिड्यूस करके कंक्लूजन्स निकालना, मतलब निकालना और उसके अंदर काम की चीजें ढूंढना एक अलग बात होती है। तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आप उसको हार्नेस कर लें, गैदर कर लें, फिर उसको उसकी बेस्ट पॉसिबल हद तक एनालाइज कर लें, और एनालिसिस करके आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आपके अंदर तीसरी चीज होनी चाहिए किस बात के लिए,
एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी को सेंस करने के लिए वो है गाइस विजन एंड क्रिएटिविटी। आपके अंदर वो विजन होना चाहिए, वो सोच होनी चाहिए कि आप आज यहाँ बेसिक आइडिया से सोच सके कि किस तरीके से ये एंटरप्राइज तक पहुंचेगा। क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, एक अच्छी सोच होनी चाहिए जो उस आइडिया को एक इनोवेशन तक ले जाएगी, एक क्रिएटिविटी तक ले जाएगी। तो क्रिएटिविटी का कहाँ इस्तेमाल करना है, आपको एबिलिटी होनी चाहिए एक इनोवेटिव सोल्यूशन ढूंढने की। वो क्रिएटिविटी वो एबिलिटी ला कर देगी कि आप सोल्यूशन निकालें, और वो सोल्यूशन इनोवेटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से। विजन होना चाहिए गाइज, एक सोच होनी चाहिए, एबिलिटी टू थिंक एंड परसीव द प्रोसेस। वो प्रोसेस आप बैठे बैठे सोचे, एग्जीक्यूट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आज आप यहाँ बैठे बैठे सोच सकें कि क्या प्रोसेस लगेगा जो कन्वर्ट करेगा उस सोल्यूशन को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। हर सोल्यूशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना हो, बट अगर आप आज बैठे बैठे विजन रखते हैं तो आप सोच पाएंगे कि ये सोल्यूशन किस तरीके से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक इनोवेशन हो सकता है, और इनोवेशन बनने पर ही क्या होगा, ये एक एंटरप्राइज बनने के लायक होगा। तो अभी हमने देखा एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम के अंदर अपॉर्चुनिटी को कैसे सेंस किया जाता है, स्पॉट कैसे किया जाता है। एंटरप्राइज की अपॉर्चुनिटी को करने के लिए आपके पास परसीविंग एंड सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि यू हैव टू सिंथेसाइज द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, एनालाइज द इमर्जिंग पैटर्न्स that escape the attention of other people. Now, what are the factors involved in sensing opportunity? पहला है एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया। सोर्सेज ऑफ बेसिक आइडिया क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है जिसका सोल्यूशन ले लीजिए, चेंज हो सकता है सोशल, लीगल या टेक्नोलॉजिकल, वो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इन्वेंशन हो सकता है, कॉम्पिटिशन हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है। फिर याद दिला दूं कि इस सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया को आइडिया फील्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। आइडिया फील्ड इसी चैप्टर में आगे आ जाएगा फर्दर वीडियोज में। सेकेंड है एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप हार्नेस करिए उनसे इन्फॉर्मेशन को, मैगजीन, जर्नल, बुक, सेमिनार एक्सेट्रा, एनालाइज करिए उस इन्फॉर्मेशन को बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट तक, और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देन वी टॉक अबाउट विजन एंड क्रिएटिविटी। विजन एंड क्रिएटिविटी का मतलब है आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक क्रिएटिव सोल्यूशन सोच सकें उस प्रॉब्लम का या उस बेसिक आइडिया का, और विजन होना चाहिए आज बैठे बैठे आप सोच सकें कि क्या प्रोसेस जाएगा जो कन्वर्ट करेगा आपके सोल्यूशन को इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और आई शेल से एन इनोवेशन। ये था फर्स्ट चैप्टर के ऊपर एक वीडियो। फर्स्ट चैप्टर के बचे हुए टॉपिक फर्दर वीडियोस में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग, प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग कवर करूंगा, और स्वॉट एनालिसिस और बिजनेस एनवायरनमेंट माइक्रो एंड मैक्रो कवर करूंगा। Thank you for watching guys. Stay subscribed, share and suggestion are welcomed. Have a good day.